नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं NCERT सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। साथियों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे क्लास को हम लोग आगे ले चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, है ना। उसमें क्या पढ़ेंगे, मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, पार्ट 2 को देखेंगे। कौन सा पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ, पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे कि इसमें पहले नंबर हम लोग जीभ को पढ़ेंगे। जीभ के बाद भोजन नली क्या होता है, ये नली होना चाहिए, है ना। नाली लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। नली या ग्रास नली, ठीक है। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय क्या होता है उसको भी जानेंगे, नाम तो हम लोग सुने ही हैं। अब उसके बाद है क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, उसको भी जानेंगे। छोटी आंत क्या होता है, नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ये सारे बात जानेंगे। फिर एक यकृत है, यकृत को भी हम लोग जानेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे और क्या जानना है। क्या आज हम लोग के बारे में जानेंगे, अग्नाशय के बारे में जानेंगे और बड़ी आंत के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज के हम लोग का क्लास जो होगा इतना ही है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग पहला क्लास में पहला है हम लोग का जीभ, ठीक है। तो जीभ ये होता है, आप सब बहुत अच्छे से जीभ से परिचित हैं, सबको जानते हैं जीभ के बारे में। सबके पास एक एक जीभ है, जीभ से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों का स्वाद चेक करते हैं कि कैसा लगता है, वो खट्टा है कि मीठा है कि तीता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के आधार तल से जुड़ी होती है। जीभ क्या है, एक मांस केवल मांस है उसमें, ठीक है, मांस वाला अंग है, ठीक है। जीभ में हड्डी वगैरह नहीं होता है, आप देख सकते हैं। और क्या होता है, पीछे, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर जुड़ा होता है। किससे, मुख गुहा से। जब हम लोग मुख गुहा पढ़े थे तो उसी टाइम पढ़े थे कि मुख गुहा में जीभ होता है, दांत होता है, लार ग्रंथि होता है, पढ़े थे कि नहीं। हाँ, तो ये जीभ जो है वो पीछे की ओर जुड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए, जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है, ये वाला, ये अग्रभाग है, ये वाला भाग जो है, ये वाला, ये स्वतंत्र है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। और इसे जिधर चाहेंगे उधर हम लोग मोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जीभ को निकालिए, बाहर निकाल के जिधर मर्जी है उधर मोड़ के देखिए मुड़ता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो वही बोलता है कि जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। जीभ का मुख्य कार्य, अब जीभ का क्या क्या कार्य है उसको हम लोग देखेंगे। तो जीभ का पहला कार्य है भोजन को लार से मिलाना, ठीक है, भोजन को लार से मिलाना जीभ का पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि भोजन को निगलने में सहायता करना। जब हम लोग भोजन निगलते हैं, यानी कि हमारा पेट में जब भोजन जाता है, ठीक है, तो उस समय किसके सहायता से जाता है, तो जीभ के सहायता से ही हम लोग भोजन को निगल पाते हैं। क्लियर है। अब तीसरा देखिए, तीसरा एक और काम है, साथ ही हमें बोलने में भी मदद करती है। अब आप देखिएगा, जीभ पकड़ के कुछ भी बोलने की कोशिश करिए, देखिए नहीं बोल पाइएगा, बोलिएगा लेकिन आवाज़ बहुत डिफरेंट हो जाएगा। कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ और बोलिएगा कुछ, ठीक है। इसलिए जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। जीभ पर स्वाद कलिका होता है, जीभ पर क्या होता है, स्वाद कलिका होता है, ठीक है। अब उस स्वाद कलिका का क्या काम है, ठीक है, स्वाद कलिका के काम हम लोग देखेंगे। क्लियर है। जीभ
जीभ में स्वाद कलिका होती है और स्वाद कलिका के क्या काम है, ठीक है। तो ये स्वाद से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्वाद चेक करेगा ये, है ना। जैसे हम लोग का जीभ में ही तीखा का पता चलता है, तीता किधर लग रहा है, मीठा लग रहा है किधर, जीभ का किस भाग को मीठा का एहसास होता है, जीभ का किस भाग को खट्टा का एहसास होता है। ये सब चीज़ों आप लोग जब भी खट्टा मीठा तीता खाते होंगे तो आपको भी एहसास होता होगा। ये देखिए, ये सामने वाला पार्ट्स जो है ना, ये वाला ये भाग, इसमें जो है वो क्या होता है, मीठा लगता है, ठीक है। ये मीठा स्वाद का पता चलता है, ठीक है। किसका चलता है, मीठा स्वाद का पता चलता है इससे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला जो भाग है, ये और ये, इस दोनों तरफ से नमकीन का पता चलता है। किसका पता चलता है, नमकीन का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ नमकीन चीज़ें खाएंगे तो यहाँ पे एहसास होगा, ठीक है। जीभ का ये भाग पता करेगा कि हाँ ये नमकीन है। क्लियर है। आगे देखिए, खट्टा, ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है ना, ग्रीन वाला ये वाला भाग, ये ग्रीन वाला भाग से हमें किसका पता चलेगा, खट्टा का पता चलेगा, ठीक है। जब भी कोई सामान हम लोग खट्टा खाते हैं तो उसका स्वाद किधर लगेगा, इधर लगेगा, जीभ के इस भाग में, ये दोनों भाग में लगेगा। क्लियर है। अब जो तीता लगेगा, तीखा, तीखा कहाँ लगेगा भैया, तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, यहाँ पे तीता लगेगा, ठीक है। ये कलर एक ही जैसा हो गया है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ये आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर से हम, ब्लैक कलर के अंदर जो है ना, येलो टाइप में, वो उसमें क्या लगेगा, उसमें हम लोग को तीता का स्वाद पता चलेगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए, स्वाद कलिकाएं लगभग 3000 से 10,000 तक होती है। जीभ में स्वाद कलिका कितने प्रकार से होते हैं, कितने होते हैं, लगभग 3000 से 10,000 होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब भोजन नली को देखते हैं, या ग्रास नली, जिसे एसोफेगस भी कहा जाता है, ठीक है। आप ये देख रहे, ये वाला आपको दिखाते हैं, ये जो है, ये इसी को हम लोग ग्रास नली कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ से जो आया है ये ग्रास नली है, ठीक है। भोजन नली या ग्रास नली। क्लियर है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ग्रास नली को समझने में कि ग्रास नली कहाँ है। आगे हम लोग देखेंगे इसका क्या कार्य है, ठीक है। तो ये मुख गुहा से निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है, ठीक है। मुख गुहा में जो हम लोग भोजन निगलते हैं वो कहाँ जाता है, इस ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है, ठीक है। ग्रास नली में जाता है जब अब आगे देखिए, ग्रास नली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। नीचे की ओर क्या होता है, सरकता है। देखिए संकुचन क्या होता है, ये मान लीजिए ये हमारा ग्रास नली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे उभरा हुआ भाग हो गया, ये उभर गया भाग, ठीक है। इधर पे पचका हुआ है, तो ये उभरना पचकना यानी कि सिकुड़ना, क्या एक सिकुड़ना, ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है, वो इधर जहाँ पे भोजन होता है वो उभर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ये सिकुड़ना फूलना, यही को हम लोग क्या बोलेंगे, संकुचन बोलेंगे, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या होता है कि जब संकुचन होता है यानी कि ये वाला फेस जो होता है जब दबता है, ठीक है, तो भोजन क्या होता है कि इसको प्रेशर मिलता है और भोजन नीचे की ओर सरकता है, भोजन नीचे की ओर सरकता है और कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। क्लियर। आगे बढ़ जाए, अमाशय के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, अमाशय के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये अमाशय क्या होता है, तो यही हमारा अमाशय है जिसे हम लोग पेट कहते हैं। टोटली हम लोग ऊपर से ऐसे ठोक कर बताते हैं कि ये हमारा पेट है, ये पूरा पेट नहीं है, पेट सिर्फ ये अमाशय है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है अमाशय के अंतर्गत, ठीक है। तो अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना, इसका संरचना कैसा होता है, एक थैला के जैसा, थैला समझते हैं ना, थैला के जैसा इसका संरचना होता है। आकार मतलब कि कैसा दिखता है, ये थैला के जैसा दिखता है। और ये क्या होता है, मोटी भित्ति, इसका जो भित्ति होता है यानी कि क्या बोलते हैं उसको, चमड़ा है ना, वो मोटा होता है, ठीक है। इसका जो चमड़ा होता है
वो मोटा होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, चपटा होता है। कैसा होता है, देखने में आपको चपटा लग रहा है। अच्छा एक बात और, ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, ध्यान से देखिए कैसा लग रहा है, यू के जैसा लग रहा है या जे के जैसा लग रहा है। इसको थोड़ा उलट दिया जाए तो यू के जैसा लगेगा, और थोड़ा और सीधा कर दिया जाए तो जे के जैसा लगेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आपके बुक में मिलेगा यू के जैसा, कहीं कहीं मिलेगा जे के जैसा, क्लियर है। तो यह चपटा एवं यू या जे के आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यही होता है। आहार नाल किसे कहते हैं, ये हम लोग पिछले की क्लास में देख लिए हैं। यदि आपको पिछले की क्लास आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछले की क्लास देखिए, उसके बाद ये देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले की क्लास देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पे देखिएगा आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 7 साइंस करके, उसी में स्टोर मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप सारा वीडियो को देख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखिए, अमाशय की आंतरिक सतह यानी भित्ति, आंतरिक सतह को श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। यानी कि देखिए ये एक बाहर से है, ठीक है, ये वाला बाहर से, ये वाला बाहर से, लेकिन इसका अंदर में भी तो एक सतह होगा, अंदर में भी तो एक सतह होगा कि नहीं। तो ये अंदर वाला जो सतह है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं। यानी कि ये वाला सतह, ठीक है, ये वाला सतह, ये अंदर में भी तो इसका एक परत होगा। जैसे आप देखिए, आप कटोरी वगैरह या दाल खाते होंगे जिस कटोरी में, तो एक आप हाथ से पकड़ते होंगे, ठीक है, उधर दाल आपको हाथ में नहीं लगता होगा, लेकिन जहाँ पे दाल है वहाँ पे हाथ घुसा दीजिए तो दाल हाथ में लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दाल जो है वो किससे सटा हुआ है, कटोरी के आंतरिक सतह से, है ना। और हम लोग जो हाथ से पकड़ते हैं वो बाहरी सतह को पकड़ते हैं। तो जिस तरह से कटोरी का दो सतह है, आंतरिक और बाह्य सतह, उसी तरह से इस अमाशय का भी दो सतह है, ठीक है, एक आंतरिक है और एक बाह्य है, ठीक है। तो आंतरिक सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, श्लेष्मा झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्लेष्मा झिल्ली बोलेंगे, क्लियर है। इस श्लेष्मा झिल्ली से क्या हो, श्लेष्मा झिल्ली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है, ठीक है, जिसे जठर रस भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जठर रस कहा जाता है। देखिए, अमाशय के आंतरिक सतह को श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली से दो रस निकलता है, ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पाचक रस, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, जठर रस कहेंगे। क्या बोलेंगे, जठर रस कहेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं। स्रावित अम्ल ऐसे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ अमाशय में पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या करता है कि जो अम्ल स्रावित हो रहा है, जो अम्ल निकल रहा है, ठीक है, जो अम्ल निकल रहा है श्लेष्मा झिल्ली से, उसका काम क्या है कि जो मुख के द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, भोजन के साथ साथ में बहुत से जीवाणु भी हमारे पेट में चले जाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऊपर में ही नष्ट हो जाते हैं, मुंह में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पेट में चले जाते हैं, यानी कि अमाशय में चले जाते हैं, ठीक है। अब अमाशय में चले जाते हैं तो उसको कौन नष्ट करता है, तो ये जठर रस नष्ट करता है। कौन करता है, ये आपका जठर रस नष्ट करता है, ठीक है। जठर रस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देता है। जठर रस और क्या काम करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जटिल पदार्थों को क्या कर देता है, ये सरल पदार्थों में बदल देता है, क्लियर है। एक बात और आप दिमाग में रखेंगे कि अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितना घंटे तक, 4 घंटे तक रहता है, क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और देख लीजिए, अमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, ठीक है। अमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, यहाँ पे कंप्लीट पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, क्या देखेंगे, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, यही हमारा छोटी आंत है, ठीक है, यही हमारा क्या है, छोटी आंत है, क्लियर है। ये आप देख रहे हैं, ये छोटी आंत है, ठीक है। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह आहार नाल का महत्वपूर्ण अंग है।
यह लगभग 7.5 मीटर लंबा है। कितना लंबा? 7.5 मीटर लंबी है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन हो जाता है। यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन यहाँ होता है। पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है, जल का अवशोषण नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन हो जाता है लेकिन जल का अवशोषण नहीं होता है। जल का अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में, जब हम लोग अवशोषण के बारे में जान रहे थे कि अवशोषण क्या होता है नहीं होता है, उसको हम लोग पहले ही क्लास में जाने हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग ये बात को चर्चा किए थे कि जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, आपको फिर से बता दें, यदि आप क्लास को पहली बार इस चैनल पे आए हैं और क्लास को आप आज पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पहला क्लास को देखिए, पहला क्लास को देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास को देखिए, तब तीसरा क्लास में आइए। रीजन क्या है कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक हम पहला क्लास को नहीं समझेंगे तो दूसरा क्लास को नहीं समझ पाएंगे, दूसरा क्लास को नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये तीसरा क्लास भी हमारा समझ में नहीं आएगा। क्लास कहने का मतलब है लेक्चर, और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास 7 करके प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्लास की ओर। छोटी आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है। अब देखिए, छोटी आंत की ग्रंथियों से भी एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। जिसे कौन सा रस कहते हैं? आंत्र रस कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। हम लोग अभी देखें कि अमाशय के श्लेष्मा झिल्ली से 2 रस निकलता है। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक पाचक रस। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटी आंत में, यानी इसमें भी एक प्रकार के रस निकलता है। तो यहाँ पे जो रस निकलता है उसको हम लोग आंत्र रस कहते हैं, और श्लेष्मा झिल्ली में जो रस निकल रहा था उसको हम लोग जठर रस कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब साथ ही यकृत एवं अग्नाशय से भी स्राव प्राप्त करता है। ये देखिए, ये जो हमारा छोटी आंत है वो क्या करता है कि अग्नाशय से और यकृत से भी वो रस को प्राप्त करता है। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा यकृत है। यकृत को भी हम लोग पहले देख चुके हैं, अब यहाँ भी समझेंगे। यकृत से रस निकलता है। ठीक है, यकृत से क्या होता है? रस निकलता है। जो कहाँ जमा होता है? वो जमा होता है ये पित्ताशय में, पीत जिसको हम लोग बोलते हैं। यकृत से पीत निकलता है, पीत जमा होता है। ये थैली जो दिख रहा है ना, ये नीला कलर के, इस थैली में ही वो जमा होता है, और इस थैली से फिर कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये अग्नाशय है। ये क्या है? ये अग्नाशय है। तो ये अग्नाशय से भी रस स्रावित होता है। ठीक है, यानी कि निकलता है। तो ये भी रस कहाँ चला जाता है? तो छोटी आंत में जाता है। ये दोनों यहाँ से यकृत वाला, लीवर वाला जो रस है, जो पीत है, पीत द्वारा, पित्ताशय द्वारा जो निकलता है से, और अग्नाशय द्वारा निकलता है से, दोनों रस कहाँ चला जाता है? वो जाता है कहाँ पे? छोटी आंत में। आगे चलते हैं। क्षुद्रांत्र के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। इंग्लिश में विली कहते हैं। ठीक है, या विलाई कहते हैं। ठीक है, अब रसांकुर छोटी आंत के अवशोषण की सतह का क्षेत्र बढ़ा देता है। देखिए, ये रसांकुर जितना क्षेत्र में फैला रहेगा, अवशोषण उतना क्षेत्र पर होगा। ठीक है, ये जितना सिकुड़ल रहेगा उतना कम क्षेत्र पर अवशोषण होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं उंगली जैसा ऐसे ऐसे ये खड़ा दिख रहा है, यही क्या है? यही रसांकुर है। और ये कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में। कहाँ पाया जाता है? आंतरिक, बाहर में नहीं, अंदर में। आप छोटी आंत यहाँ पे देखिए, ये 1 मिनट, ये छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत के अंदर में जो होगा ना, ये तो बाहर वाला दिख रहा है, ये सारा बाहर वाला दिख रहा है, बाहर वाला सतह दिख रहा है। तो इसका अंदर से भी एक सतह होगा कि नहीं? तो वो जो सतह है ना, उस सतह पे क्या पाया जाता है? रसांकुर पाया जाता है, दीर्घ रोम पाया जाता है, जो दिखने में कैसा लगता है?
वो दिखने में अगर उसको जूम करके देखा जाए तो जूम करने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये उंगली के जैसा, उंगली जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये आप इसको मिटाने पर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए तो उंगली जैसा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यही रसांकुर है। यही क्या है, रसांकुर है। और इसका काम क्या है, छोटी आंत में अवशोषण के सतह को बढ़ाना काम है। क्या काम है, अवशोषण के सतह को अवशोषण के सतह को बढ़ाना इसका कार्य है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, आगे चलते हैं। अब यकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो यकृत आप देख सकते हैं, यही यकृत है हमारा, यही क्या है, ये हमारा यकृत है, ठीक है। यही हमारा क्या है, यकृत है। इसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये यकृत जो है, यकृत इतना नहीं है, ये तो इतना बड़ा चित्र दिखाया हुआ है। यकृत आपका सिर्फ ये वाला है, माफ कीजिएगा, यकृत आपका सिर्फ ये वाला है, ठीक है, ये यकृत है, ठीक है। ये तो आपका अमाशय हो गया। और ये अभी ही बताएं, आप लोग बता सकते हैं इसे क्या बोलते हैं, बताइए। 5 सेकेंड वेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम बताते हैं, यही हमारा अग्नाशय है। ये क्या है, ये अग्नाशय है, ये अमाशय है, और ये यकृत है। ये क्या है, यकृत है। यकृत कैसा होता है उसको समझिए, ठीक है। यकृत कैसा होता है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो यकृत लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। ये लाल भूरे रंग का होता है, देख रहे हैं, आपको दिखने में एहसास हो रहा होगा, है ना। जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी रहता है, ये उदर के ऊपरी यानी पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे चलते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यह पीत रस स्रावित करती है। ये क्या करती है, पीत रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। थैली को पित्ताशय कहते हैं। थैली को क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ये देखिए, यही यकृत है, ये पीत रस स्रावित करती है, और इस स्रावित रस कहाँ जमा होता है, तो इस थैली में जमा होता है, ठीक है। और इस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। और यही थैली से फिर रस कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, ठीक है। याद रखेंगे बात को। पीत रस का क्या काम है, तो पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस जो है, ये पित्ताशय से जो पीत रस निकलता है वो क्या करता है, वसा को पचाता है। किसको पचाता है, वसा को पचाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब हम लोग अग्न्याशय को देखेंगे। तो पैंक्रियाज, जिसे कहते हैं पैंक्रियाज या अग्न्याशय, ये अग्न्याशय, ये देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये यही क्या है, अग्न्याशय है, ठीक है। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है, अमाशय के ठीक नीचे होता है। पिछला आकृति में आप देख सकते हैं, पिछला चित्र में ये देखिए, अमाशय के नीचे है कि नहीं, यहाँ पे देखिए तो अमाशय के नीचे दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ भी रंग कैसा है, पीला रंग का है। यहाँ भी आप देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, पीला रंग का दिख रहा है। क्लियर है, अमाशय का रंग कैसा होता है, पीला रंग का होता है। आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इससे स्रावित होने वाले रस को अग्न्यासिक रस कहते हैं। इससे जो रस स्रावित होता है ना, उसको हम लोग अग्न्यासिक रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं, अग्न्यासिक रस कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको एमसीक्यू कराएंगे, आपका ये जैसे ही चैप्टर अंत करेगा, तो इससे टोटल जितना भी एमसीक्यू बनेगा वो सारा कराएंगे। उसके बाद आपका अभ्यास का प्रश्न करवाएंगे। तो एमसीक्यू प्रश्न में हम आपसे पूछेंगे, उस समय आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अग्न्यासिक रस भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को पचा देता है, ठीक है। अग्न्यासिक रस क्या काम करता है, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है ना, उसको पचा देता है। अग्न्यासिक रस किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचा देता है, ठीक है। जो कहाँ रहता है, भोजन में पर्याप्त रहता है। जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसी खाने में रहता है, तो उसमें से उसको पकड़ पकड़ के क्या करता है, पचा देता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलिए। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्यों बात करेंगे अभी पता चलेगा। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में।
पहला को हम लोग बोलेंगे पक्वाशय, जिसको डेडुनम भी बोला जाता है, दूसरा को जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये वाला आप देख रहे इधर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, ये पक्वाशय कहलाता है। ठीक है, ये बीच वाला भाग जो है, बीच वाला भाग, इसको हम लोग जेजुनम कहेंगे। और सबसे नीचे वाला भाग जो है ना, छोटी आंत का नीचे वाला भाग मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। तो रसांकुर कहाँ होता है? इलियम में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इलियम में ही पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। इलियम में ही आंत्र रस निकलता है। आंत्र रस भी जो निकलता है वो कहाँ निकलता है? इसी इलियम में निकलता है। कहाँ निकलता है? इसी इलियम में निकलता है। क्लियर है? कहाँ निकलता है? ये इलियम में निकलता है। ठीक है, ये वाला सबसे नीचे वाला जो भाग है इसी में निकलता है, ये वाला भाग में ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्या है कि इलियम में ही आंत्र रस निकलता है और पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, और यहीं पे पाचन क्रिया क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। यहाँ के बाद भोजन आगे चला जाता है। ठीक है, यहाँ के बाद भोजन क्या होता है? आगे चला जाता है। अब आगे क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, जस्ट अभी देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? तो शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, सरल शर्करा में बदल जाता है। वसा किस में बदल जाता है? तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। वसा क्या होता है? वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, दोनों में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोलता है। रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो अवशोषण होता है वो रसांकुर के सतह से ही होता है। अभी हम लोग जाने कि रसांकुर क्या काम क्या है, कि ये अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देना इसका काम है। ठीक है, तो जो अवशोषण जो होता है ना, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है? तो रसांकुर की सतह पर ही होता है। ठीक है, तथा अवशोषित पदार्थ को स्थानांतरण रुधिर वहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो अवशोषण हुआ वो क्या होता है कि रुधिर वहिकाओं यानी ब्लड सेल के द्वारा क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है? वो अवशोषित भोजन से जो अवशोषण हुआ उस अवशोषित को कहाँ तक पहुंचाया जाता है? तो शरीर के पूरा संपूर्ण भाग तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? तो ये रुधिर वहिका के माध्यम से। ठीक है, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया हुआ, ठीक है, अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद रुधिर वहिकाएं सभी शरीर के संपूर्ण भाग में जाके पहुंचाया, है ना, स्थानांतरण किया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे स्वांगीकरण। ठीक है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण बोलेंगे। ठीक है, एमिनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बनता है। ठीक है, शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए ये आवश्यकता अनुसार कहाँ से बनता है? तो एमिनो अम्ल से बनता है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ से बनता है? एमिनो अम्ल से बनता है। किसके अनुसार? तो आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तब क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो क्या बन जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा जल बनता है। ये दोनों चीज बनता है। ठीक है, और क्या करता है? और ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, और ऊर्जा मुक्त करता है जिससे हमें ताकत मिलता है, जिससे हम लोग पूरा शक्ति एहसास करते हैं कि हम लोग शक्तिमान बन गए हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे की क्लास देखते हैं क्या है। अच्छा, भोजन का वह भाग जिसका अवशोषण तथा पाचन नहीं हो पाता है वह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। देखिए अब क्या होता है कि छोटी आंत में जो जिसका अवशोषण नहीं हो पाया वो कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया?
बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, अब बड़ी आंत में उसका क्या होता है वो हम लोग बड़ी आंत में चलेंगे तब जानेंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाला बड़ी आंत है, ये क्या है? यही हमारा बड़ी आंत है। ठीक है, ये मलाशय है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं। ये गुदा है, यहीं से हम लोग का क्या होता है, यहीं से हम लोग का जो अपचित पदार्थ होता है यहीं से बाहर हम लोग निकाल देते हैं इसी गुदा के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ी आंत या बृहदान्त्र है ना, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। कितना लंबाई है ये? 1.5 मीटर है। वहीं छोटी आंत की लंबाई कितना था? तो 7.5 मीटर था। ठीक है, याद रखेंगे, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। क्लियर है? यह क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी है। ठीक है, ये आप ध्यान देखें, ध्यान से सुनेंगे। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत से कितना छोटा है? बहुत छोटा है। वो तो कहीं 7.5 मीटर और ये कहीं 1.5 मीटर, तो छोटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और लेकिन ये चौड़ा है। ये क्या है? ये देखिए, आप छोटी आंत में इतना चौड़ा नहीं देखे होंगे। ठीक है, लेकिन ये चौड़ा है। तो छोटी आंत से ये छोटी भी है और चौड़ी भी है। क्लियर है? इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना। ठीक है, अब हम लोग जान रहे थे कि छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता है, तो जल का अवशोषण कहाँ हो जाता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका मुख्य कार्य जल को अवशोषित करना एवं अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना। ठीक है, एवं अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो आप कभी केला खाए हैं? आम खाए हैं? तो आम या केला खाएं तो केला का सबसे ऊपर वाला छिलका हम लोग खाते हैं? नहीं, उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? तो वो हमारे यूज के नहीं है। जब आम खाते हैं तो आम का गुठली भी हम लोग खा जाते हैं? नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो हमारा यूज के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब जब पेट में जो भोजन अब शरीर की आवश्यकता के लिए नहीं होता है उसे हम लोग अपशिष्ट कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपशिष्ट कहेंगे। और वो ये गुदा के द्वारा बाहर फेंका जाता है। ठीक है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह अर्ध ठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, ये क्या होता है कि मलाशय में कैसा संग्रहित रहता है? तो अर्ध ठोस के मल के रूप में, मल समझते हैं ना, टट्टी, टट्टी के रूप में संग्रहित रहता है। और समय समय पर क्या होता है? इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, रहता है और समय समय पर, ठीक है, समय समय पर इसे गुदा के द्वारा, किसके द्वारा? गुदा के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे समय समय होना चाहिए पर थोड़ा नहीं है, तो आप लोग ये ध्यान से देखेंगे कहाँ क्या टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो समय समय पर क्या होता है? गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जब मलाशय में पहुंचता है ना भोजन, मतलब अपचित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, तब क्या होता है? तब हमें बाथरूम की याद आता है, तब हमें बाथरूम की याद आता है। और जब हम बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जिस रास्ते से हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं वही हमारा गुदा होता है। यही क्या होता है? ये गुदा, यहीं से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। हम लोग पहले भी उत्सर्जन देख लिए थे क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पोषण, परिवहन एवं श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य। पोषण, परिवहन एवं श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य, तो क्या क्या कार्य है इसका? अधिकांश खाद्य पदार्थों के पाचन, दूसरा भोजन से पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण। ठीक है, पहला काम क्या है कि अधिक से अधिक भोजन को पचाना, और दूसरा काम क्या है? भोजन से पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण करना, एवं खनिजों का अवशोषण करना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आप लोकल चतरा के रहने वाले हैं, चतरा झारखंड के, तो आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप जो हैं वो एडुटेरिया क्लासेस चतरा में ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए।
ठीक है। यहाँ पे आप जो है से ऑफलाइन क्लास आपको दिया जाएगा, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ने का इच्छा है तो, और नहीं तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही सब कुछ बताया जाएगा। आप चिंता नहीं करें, आप दूर दराज के रहने वाले हैं तो आप चिंता नहीं करें, लगातार हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है। ये प्रश्न आप 24x7 जो है, 24x4 आवर, सॉरी 7 आवर, है ना, ये आपको सेवा मिलते रहेगा। जब भी आपको कोई समस्या हो, आप 24 घंटा में जब इच्छा हो तब आप हमको रिंग करेंगे, आपको सारा समाधान मिलेगा। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।